फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। नमस्कार साथियों, चर्चित चेहरा कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित हूँ मैं ऋचा सिंह, एक बेहतरीन शख्सियत के साथ। मुझे बहुत गर्व और सुकून भी मिल रहा है कि आज मैं जिस पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आई हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही बिंदास महिला हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ निशा मैडम का, जो कि ग्रेस एंड लुक्स की ऑनर हैं और एक बेहतरीन शख्सियत की मालिक भी हैं। बहुत बहुत ऋचा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और विशाल खबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल में आऊँ। मैं बहुत सारे सवाल आपसे करने वाली हूँ और मुझे बहुत खुशी भी है मैम कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आई हुई हैं। पर मैं सबसे पहले आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसी थी निशा बचपन की। बचपन की निशा कैसी थी? बचपन की निशा एक टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई हूँ और पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और पर सपने बहुत बड़े थे। क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं सकती थी, तो डेफिनेटली हिंदी मीडियम में जाना ज़रूरी था। हाँ। पर पिताजी हमारे थे कि नहीं, बिटिया है तो क्या हुआ, उसको बहुत आगे ले जाना है। तो उन्होंने मुझे डिफेंस के स्कूल में डाल दिया, क्योंकि वो डिफेंस में थे तो उन्होंने डिफेंस के स्कूल में डाला और मैं प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं से हुई। फिर इत्तेफाक ऐसा था कि जब मैं क्लास 4 में पहुंची तो उसके बाद वहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं था, हिंदी मीडियम था। तो बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि मुझे इंग्लिश से हिंदी में डाल दिया गया। अब मेरे को 1-2 से 1, 2, 3, 4 सीखने में कितना कष्ट हुआ वो मैं जानती हूँ, क्योंकि वो 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक निरंतर चलता रहा। निरंतर क्योंकि मेरी मैम जो है आकर के बोलती थी कि इसको 0 मिलने वाला है। तो मेरे पापा बोलते थे तुमको कुछ समझता क्यों नहीं है? मैं बोली पापा 1, 2, 3, 4 उल्टा सीधा हो जाता है। 79-69 का दिक्कत है। अरे बड़ी दिक्कत है। लोग बोलते थे 2344, हमें तो नहीं समझ में आता था। तो वो एक बड़ा स्ट्रगल था, पर उसको भी मैंने चैलेंज की तरह लिया बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। और मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा किया। मैथ्स मेरे लिए प्रॉब्लम रहा हमेशा से, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश वाला जो चक्कर था वो बड़ा समस्या बन गया था। पर कहते हैं ना कि हमेशा ऐसा नहीं होता जीवन में। जैसे ही मैं 9th क्लास में आई, मैंने पापा से बोला पापा इंग्लिश आ गई है। तो पापा बोले इंग्लिश आ गई? मैंने कहा वो नंबर जो है ना वो 1, 2, 3, 4 जो ना 1, 2, 3, 4 हो गए हैं। तो पापा बोले चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जबलपुर बैकग्राउंड है आप? जबलपुर बैकग्राउंड है से। हाँ, गुरु नानक स्कूल में मैं 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ और मैं अपने प्रिंसिपल मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और पोस्टर और स्लोगन कंपटीशन हुआ तो मैंने अपने पिताजी को बोला मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो पापा बोले ठीक है कर लो। MP लेवल पे था एंड आई गॉट फर्स्ट प्राइज़। वाह, ये तभी से टैलेंट था? तभी से, मतलब आई गॉट फर्स्ट प्राइज़ और मतलब आई एम ब्लेस्ड। और प्रिंसिपल मैम ने बुलाया और बोला कि तुम्हारी फ़ीस माफ़। वाह। और वो दिन था और मैं 12th कर गई। वहाँ से कभी मेरे को फ़ीस नहीं देनी पड़ी। और मैं क्योंकि रनिंग भी करती थी, एथलीट थी, तो तब प्रिंसिपल मैम को मेरा ये भी पता चला कि मैं बहुत अच्छी एथलीट हूँ। तो फिर तो मेरे को बहुत सपोर्ट था स्कूल से, बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स की बात की आपने। हाँ, एथलीट थे, क्या करते थे और क्यों छोड़ा आपने? एथलीट थी मैं, रनिंग करती थी क्योंकि पापा को ऐसा लगता था कि बेटियों को बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अच्छा लगता था। मेरे कोच जो थे वो इंटरनेशनल एथलीट थे, जोधा सिंह गुरंग, जो कि नेपाली थे और वो ओलंपिक और एशियाड्स में गए थे। उन्होंने अपनी कंट्री नेपाल को रिप्रेजेंट किया था और वो मेरे पर्सनल ट्रेनर भी थे। तो उनके अंडर में मैं ट्रेन होती गई। पर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं, मेरी हाइट की वजह से मैं बहुत मार खा रही हूँ और मैं एक स्प्रिंटर थी। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को नहीं दौड़ना। तो पापा बोले ठीक है, इट्स ओके। ये 12th तक चला? हाँ, ये फर्स्ट ईयर तक मैंने रनिंग की। ओके, फर्स्ट ईयर आपने किया। हाँ। आफ्टर दैट आपने उसे छोड़ दिया। फिर ये कहाँ से आया निशा, या मैं कहूँ ये जो आज की निशा हैं? ये निशा बचपन से थी।
बचपन आज भी जिंदा है? बचपन आज भी जिंदा है क्योंकि निशा बड़ी ज़िद्दी है। और ये निशा ऐसी थी कि अगर पढ़ने बैठती थी तो कुछ भी हो जाए, होमवर्क करना है मतलब करना है, क्लास में फर्स्ट आना है मतलब आना है, मुझसे अच्छा किसी का नहीं होगा मतलब नहीं होगा, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी हो जाए। और जो सुकून मिलता था मुझे वो इसी चीज़ से मिलता था कि जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ मैम कि जेलिसी फैक्टर आया हो, या कभी ऐसा हुआ कि उसने मेरे से बेटर कैसे कर लिया? नहीं, कभी अगर ये चीज़ दिमाग में आती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्योंकि मेरे को हमेशा ये लगता है कि शायद आज मैं इस मंच पे बैठी हूँ तो आपसे भी कुछ सीख के जाऊँगी। और मैं बहुत बड़ी चोर हूँ। लाइन अच्छी है। हाँ, मैं बहुत बड़ी चोर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी में कुछ खूबी है तो उसको अब चुपचाप अपना लो कि मुझे ऐसा बनना है। तो क्या उसके लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए और हर उस बंदे का थैंकफुल होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करता है, भले वो आपका कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। अगर वो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको प्रेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सोचो कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं। सही। तब तो हम वहाँ तक आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो हमेशा जो हमसे बहुत बेहतरीन करते हैं हमें हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है कि आपने अभी बताया कि आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हो। कितना मुश्किल था एक लड़की को पार्लर पे आना? बहुत मुश्किल था क्योंकि देखिए जब एक लड़की अपने मायके में होती है, अपने पिता की लाडली होती है ना, तो उस पर कोई बंदिशें नहीं होती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत बंदिशें थी, हमें हमारी सीमा पता थी, मर्यादा पता थी। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने एक चीज़ बोला, बेटा तुम्हारे हाथ में अब 2 घरों की लाज है। एक वो निशा जो ट्रैक में दौड़ती है और एक वो निशा जिसको साड़ी पहन के इतना बड़ा घूंघट करके रहना है। तो आई वॉज लाइक मेंटली प्रिपेयर कि मुझे घूंघट भी करना पड़ेगा, मेरे यहाँ बहुत पर्दा है यूपी में, वो मैंने किया। शादी हुई आपकी यूपी में, फिर सतना कैसे? सतना ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था तो मेरा बेटा बहुत छोटा था तो दिल्ली थोड़ा सा अनसेफ लगता था, तो फिर हम सतना आए। अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। हस्बैंड मेरे कॉस्मेटिक्स लाइंस में थे। फिर रिलायंस में आए वो। कितने सपोर्टिंग थे वो आपके? वो बहुत सपोर्ट करते थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। ही वॉज लाइक कि नहीं तुमको जो करना है करो, तुम कर लोगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में जितने भी सबसे इम्पोर्टेंट मेल आए, चाहे वो आपके पिताजी हों या आपके हस्बैंड, उन्हें सपोर्ट किया, और आज यही रीज़न मैं कहूँ कि आप आज जो भी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। फादर वॉज लाइक हाईली सपोर्टिव क्योंकि उस ज़माने में पढ़ना, दौड़ना और नेशनल जाना, कैंप में रहना, पापा ने मेरे को एनसीसी भी करने दिया, ABC तीनों सर्टिफिकेट किए मैंने। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर बनी अपने कॉलेज में, मेरे कॉलेज के ऑनर बोर्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है होम साइंस कॉलेज में। तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी, पर इक्वली जो अपब्रिंगिंग थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी कि उन्होंने वो ना मेरे को मर्यादाएं बताते चले जाते थे कि ये तुम्हारी लिमिटेशंस है बेटा, इसको कभी क्रॉस नहीं करना, आप कभी फेलियर नहीं देखोगे अपनी लाइफ में। और वो 1-2 लिमिटेशन जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि अपना चरित्र बचा के रखना। सही है। और उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, वो अनुशासन को बहुत प्रायोरिटी देते थे। लाइक 4 बजे उठना मतलब 4 बजे उठना, जो चीज़ करना है मतलब करना, ये ठान लो कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आपने आदत में डाला हुआ है 4 बजे उठने का, कि अभी वो आदत छूट गई? थोड़ा सा सैलून इंडस्ट्री में आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ है, पर निशा वैसी ही है जैसी पुरानी थी कि निशा जो ठान लेती वो करती है। चाहिए। एक महिला के लिए डिफ़िकल्ट तो था, पार्लर सेक्टर पे आने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही हूँ अभी भी मैं, कि आप देखिए लाइफ में क्या होता है, हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। हस्बैंड के जॉब की ऐसा था कि सेल्स लाइन में थे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहते थे हमेशा, ये टारगेट पूरे करने हैं और ये करना है वो करना है, और ऐसा उनका ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा होता है कि 15-15 दिन 20-20 दिन वो घर में नहीं रहते थे। तो आप घर छोड़ के, आप भी घर छोड़ के चले जाओगे तो बच्चे को कौन देखेगा? चाहिए। आपको कुछ ऐसा इनकम ऑफ सोर्स भी ढूंढना है जो फैमिली को सपोर्ट करे, इक्वली वो चीज़ ऐसी हो कि आप घर पे रह के कर सको। तो मुझे सैलून अच्छा लगा, ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आया। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। निशा मैम की ये आदत है कि वो जो करती हैं बेस्ट करती हैं, इसलिए उस पर भी बेस्ट दे दिया। वो आदत बोलिए या आप ऊपर वाले का हाथ बोलिए कि हाँ, पर जो करते हैं वो बहुत बेहतरीन करते हैं।
और मैं अगर पार्लर की बात करूं तो ग्रेस एंड लुक्स जो आपके पार्लर है, कितने साल हो गए इसको? ग्रेस एंड लुक्स को सतना में आई थिंक 12-13 ईयर्स हुए हैं। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे आकर के एक छोटे से चेयर के साथ में स्टार्ट किया था, जो मैं दिल्ली से ऐसे ही लेके आ गई थी, और वी स्टार्टेड विद दैट चेयर ओनली। और वो कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, बच्चा बड़ा हो गया और आप लोग बच्चे के साथ पार्लर बड़ा होता चला गया। हाँ, बच्चे के साथ पार्लर बड़ा होता चला गया। वो चेयर आज भी स्टिल मेरे पास है। एक लगाव, एक इमोशनल निशा भी है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ पे पर्सनल लाइफ इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आपने कैसे उसको हैंडल कैसे करती हैं आप? एक चुलबुली निशा और एक स्ट्रिक्ट निशा कैसे मैनेज होती है? एक चुलबुली निशा और एक स्ट्रिक्ट निशा थोड़ा सा टफ होता है, पर करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप जब किसी का काम करने के लिए खड़े हो, तो आपके आंसुओं की कोई परवाह नहीं करता है। आप समझ रहे हो? और आप अपना वीक पॉइंट दिखा रहे हो। अगर आप रो रहे हो तो अपना वीकनेस दिखा रहे हो कि हम कमज़ोर हैं या मेरे हस्बैंड नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पिता जो हैं बहुत छोटी उम्र में छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या उनकी माएँ उनको पालती नहीं है? हमारे देश के एक सैनिक को ही देख लो। सही है। तो नारी में अपने आप में सब पे भारी है। हस्बैंड के बारे में आपने बताया कि आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, उसके बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताते थे। देखिए, हस्बैंड मेरे एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे और वो 12 दिन वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे, और उस टाइम बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। वो 12 दिन मुझे ज़िंदगी का सबक सिखा गए। आप इस दुनिया में अकेले आए हो, आपको अकेले जाना, आपका संघर्ष सिर्फ आपका अकेले खुद का है। नोबडी गोइंग टू हेल्प यू। चाहे वो आपका मायका पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो, सबको सिर्फ ये चिंता रहती, कहीं हमसे पैसे ना मांगे जाएं, कहीं हमसे मदद ना मांगी जाए। ये फेस भी आपने फेस बिल्कुल किया? ये बहुत बुरी तरीके से फेस किया। स्टिल आज 5-6 साल हो जाएंगे, हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जो मेंटल टॉर्चर से हम आज हम मीडिया के सामने ये चीज़ बोल रहे हैं, जिस टॉर्चर से हम उस दौर में गुजरे हैं, शायद हमारी जगह कोई और होता तो मर जाता। उस टाइम पे पार्लर स्टार्ट हो चुका था? पार्लर चलता था, और हम एक सूट पे ही थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर हम तुरंत वापस आए, फिर हम जबलपुर उनको लेके गए। पर जो मेंटल टॉर्चर था कि अब आप कैसे करोगे, कितना किराया लगता है, कितना बिजली का बिल जाता है, कितना बच्चे की फ़ीस जाती, तुम लोग का खाने का खर्चा कितना है, कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे। तो वो दिन, उनकी 13वीं के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे मुझे बर्तन मांजने पड़े, भीख मांगनी पड़े, मेरे को आप में से कोई नहीं चाहिए। और ये सिर्फ ये मैं समझूं अगर कि किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया आपकी फैमिली? किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और जबकि ब्राह्मण्स में, मैंने ठाकुर ब्राह्मण में दोनों की ही बात करूंगी, बड़ी यूनिटी दिखाते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो आपके मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं भी थोड़ा सा पर्सनल जा रही हूँ, बट सर के कोई भाई या बड़े पापा, कोई भी रिलेटिव? एक्चुअली फादर इन लॉ और मदर इन लॉ पहले से नहीं थे। ओके। मेरे पापा जी नहीं हैं, चाचा जी वगैरह हैं, वो सपोर्ट करते हैं। पर हम किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए सबकी अपनी समस्याएं हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमको पढ़ाया क्यों गया, हमको इतना एजुकेट क्यों किया गया? इसलिए थोड़ी ना किया गया कि हम किसी के घर में रह कर किसी पे आश्रित होकर रहें। हम खुद में सक्षम हैं, हम कमा सकते हैं, हम अपने बच्चे को पाल सकते हैं। उस टाइम पीरियड पे जब सर एडमिट थे, उस टाइम पीरियड पे समथिंग कितने एक्सपेंसेस हो गए आपके, सारी सेविंग्स? अराउंड 12-13 लाख तो लगे होंगे। और ये सारी आपकी जितनी भी सेविंग थी सर की, आपकी सब ख़त्म? हाँ। और उसके बाद जो हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट चलता है पर उसमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाने का, लोगों का निमंत्रण करो उस पर, ये सब पे भी आपने किया? नहीं, वो नहीं किया। वो मेरे चाचा जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने वो सब जा कर के नदी के किनारे करवाया था मुझे, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम वाइट कपड़े नहीं पहनोगी बच्चा, तुम मेरे जैसे थे वैसे ही रहोगे, पापा नहीं है आज तो क्या हुआ, हम हैं ना। वो आज भी स्टिल वो बहुत सपोर्ट करते हैं। ये चाचा ससुर की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे चाचा जी, अपने सगे चाचा जी, पिताजी के भाई, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका सपोर्ट आज भी? हाँ। अब ये थोड़ा सा सैडनेस वाला मोमेंट तो हो गया, अपने बच्चे के बारे में बताइएगा मुझे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। जब आर्यन के पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो ही इज़ इन क्लास 11, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे।
और उसके बाद जो है फिर पापा तो नहीं रहे, थोड़ा सा नर्वस हुआ, बिखरा, पर उसने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि मुझको भी संभाला। वो एक बहुत मेहनती, बहुत समझदार बच्चा है। उसने एक पिता का भी रोल अदा कर रहा है, वो एक बेटे का भी कर रहा है, एक भाई का भी कर रहा है, वो सारे रोल खुद ही प्ले कर रहा है। सिंगल एक बच्चा है, एक बच्चा है जिसकी पूरी परवरिश आप कर रही हैं, और विथ पार्लर। विद पार्लर। पार्लर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ या जो आपकी टीम है वो आधा बच्चे आपके ही होते हैं, पूरा टाइम ही तो आप ही के साथ रहते हैं। वो पूरे टाइम हमारे साथ रहते हैं डेफिनेटली, पर जो आप खुद से करते हो, जो भी क्लाइंट आता है वो कहता है कि नहीं निशा मैम से करवाना है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। हो सकता है आज हमको रात को 12 बजे तक काम करना पड़े, तो वो करना भी चाहिए और करते भी हैं हम लोग, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है सामने वाले के लिए। बिल्कुल। और स्टाफ तो डेफिनेटली एक फैमिली रहता है, क्योंकि वो अपना तो पूरा आधा दिन तो यहीं बिताते हैं। बिल्कुल। तो एक आधी फैमिली तो आपकी वही है। वो अभी मेरा बेटा मुंबई में है, पर वही बच्चे हैं जो मुझे संभाले हुए 3 महीने से। सही है। अब पार्लर की बात चली रही है मैम, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि पार्लर पर्पस पे अगर मैं बोलूँ कि काला रंग और गोरा रंग, हाँ। ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मेरे ख्याल से कुछ भी रोल प्ले नहीं करता गोरा काला। ये लोगों का माइंडसेट है कि गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए या कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है। आपने फेस किया होगा छोटी हाइट का ड्रॉबैक? मैंने छोटी हाइट का ड्रॉबैक फेस किया डेफिनेटली, हाँ। पर पता आप उससे एक टाइम होता है जब आपको ये चीज़ लगती है, परेशान करती है, पर आप जब कुछ बन जाते हो ना, बिल्कुल, तब आपको वो चीज़ ना बिल्कुल आप उससे बाहर निकल जाते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एक काली लड़की अगर IAS ऑफिसर बन जाएगी तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सोचने की बात है। रंग का तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। और अभी जैसे मैं जितना ऑब्जर्व की हूँ मैम, मेरे दिमाग में कई बार आया है कि जो सामने लोग होते हैं माइट भी थोड़ी बेटर दिखते हैं। हाँ, ये बहुत सच बोल रहे हो आप। जो सामने लोग होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। फेस कट उनका प्यारा। हाँ, वो मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ। तो कई बार मैंने ऐसे देखा, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, सतना जैसी सिटी की ही मैं बात कर रही हूँ, कि अगर कोई सामने लड़की खड़ी है और एक बहुत ही गोरी लड़की खड़ी है, वहाँ पे सुंदरता वैल्यू नहीं करती, फीचर्स वैल्यू करते हैं। वहाँ पे रंग वैल्यू कर रहा है मैम। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि अगर कोई बैठा है, इंटरव्यू लेने की बात मैं कर रही हूँ, इंटरव्यू लेने बैठा है, वो रंग को देख रहा है कि वो गोरी है तो मतलब बहुत प्यारी है। पार्लर सेक्टर पे, सलून सेक्टर पे अगर मैं बात करूँ तो ये कितना सच होता है कि आप लोग भी ऑब्जर्व करते हो ऐसा चीज़ें कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। जो लोग लाइक थोड़ा कम एजुकेटेड होते हैं या जिनका माइंड बहुत ब्रॉड नहीं होता है, तो वो लोग डेफिनेटली आके कहते हैं कि निशा मैम थोड़ा सा गोरा कर दीजिएगा। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, थोड़ा सा गोरा कर दीजिएगा। पर उस दिन हम उनकी फीलिंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका वेडिंग डे होता है, वो उनका बहुत बड़ा दिन होता है, और लोग चाहते हैं कि मैम देखिए मेहमान तो आ जाएंगे, सारे 1000-1200 के लोग आएंगे, तो मैम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुड़िया का कलर कम है तो थोड़ा सा अच्छा कर देंगी तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम लोग वो करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को खुशी दे सकते हो तो उससे बड़ी खुशी कोई चीज़ नहीं है। तो अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये तो ये बिल्कुल है, और हमें पर इससे बाहर निकलना होगा। अगर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करूं कि आप एक ब्यूटिशियन नहीं होती तो आप क्या होती? अगर मैं एक ब्यूटिशियन नहीं होती तो भी मैं एक आर्टिस्ट होती, क्योंकि वो मेरी जिद थी कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। पापा कहते थे पुलिस में भर्ती हो, जब मेरी दीदी पुलिस में है, मैं उनका नहीं जाना कि पुलिस में, तो डेफिनेटली मैं एक आर्टिस्ट ही होती, और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर होती या अपना एक बहुत अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रही होती। मतलब सेक्टर घुमा फिरा के यही हो, आर्ट ही है। हाँ, क्रिएटिविटी मेरे अंदर बहुत है, मेरे को वही चाहिए। कस्टमर्स के फीडबैक बहुत मिलते होंगे आपको। बिल्कुल। कभी कोई ऐसा कस्टमर जो आपको ऐसा फीडबैक दे के गया कि आपको आज भी याद है और आपको प्राउड फील होता था कि यस, ये मैंने सही डिसीजन लिया कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ? एक्चुअली एक मेरे क्लाइंट थे, राइट नाउ सी CA एंड सी इज़ इन गुड़गावा, और वो मेरे पास आती थी सेल्फ कोर्स करने के लिए। तो उसके मैं कपड़े देखती थी, वो इतनी मोटी तो नहीं रहती थी जितनी वो इतने ढीले ढीले कपड़े और मतलब इतनी ढीली जीन्स। तो मैं बोलती थी ये क्या है? तो बोलती दीदी मैं इतनी मोटी हूँ तो मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, और वो लड़कों टाइप के जूते और बिल्कुल लड़कों टाइप से रहती, तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
तो मैंने फिर उसको एक दिन बोला ऐसा करो, ये मेरे कपड़े हैं, पहन के देखो तुम। तो जब उसने वो पहने तो उसको वो भी ढीले आए। कहती हाँ आप सही कह रही थी। और वो दिन है और आज का दिन है, वो विदेश चली जाए, कहीं भी चली जाए, वो जब भी सतना आएंगे तो उनको निशा दी से मिलना ही मिलना है। अपने आप में एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि अपनी पूरी आप अगर पर्सनालिटी चेंज कर दी। किसी को थोड़ा सा मतलब एक डायरेक्शन देते हो, गाइड करते हो, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और कभी कोई ऐसा कस्टमर मैम जब आपको ये फील होता हो कि लाइक ये क्यों ही आ गया, पूरा पार्लर हिल चुका है? होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है। हाँ, अब वो उस टाइम पे होता है जब वेडिंग सीजन्स हमारे होते हैं। हाँ। और अपॉइंटमेंट होता है 3 बजे का, आते 8 बजे हैं, और 8 बजे आने के बाद आपके ऊपर आके सीधे बम्बार्डिंग करना शुरू करते हैं। हाँ, वो पूरा पार्लर एकदम हिलने मतलब लगता जो दूसरे ब्राइड होते हैं वो डर जाते हैं, दीदी ये कौन है, ये इतनी देर से आई है, क्यों चिल्ला रही है। मैंने कहा बेटा शांत रहो, क्योंकि इसका भी दिन है, ये वहाँ से भी परेशान होकर आ रही है। और सच में ऐसा होता है क्योंकि इतने सारे रिचुअल्स होते हैं कि वो जो स्लॉट लेते हैं उस स्लॉट पे आ ही नहीं पाते हैं। तो पर हम उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं।